नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में आपको स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन दिया जाता है। इसके अलावा अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। और इसी प्रोग्राम में टॉपिक ऑफ डे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंसेप्ट चर्चा का विषय बना होगा उसके बारे में बात करेंगे। और वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप के अनुसार जो जगह समाचार सुर्खियों में बना होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस उन्नत लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की आपूर्ति के लिए नाइव लिमिटेड कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिया है? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है: पृथ्वी, अग्नि, सूर्यास्त्र या नाग। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए यह रॉकेट जो है इसकी मारक क्षमता जो है कितना है, तो 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। लगभग जो है राशि देखा जाए, यानी कि लागत राशि जो है, लागत राशि जो है वो कितना है, 293 करोड़ रुपए। 293 करोड़ रुपए की लागत से ये जो खरीदा जा रहा है। यानी कि किस देश के साथ? ये इजराइल के साथ समझौता किया जा रहा है। ये भी बात याद रखना आपको कि इजराइल के साथ क्या किया जा रहा है, कि समझौता किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने अपने डिफेंस सिस्टम में सुधार लाने के प्रयास किया जा रहा है उसके द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए इजराइल के साथ ये समझौता किया गया। और ये कहने का मतलब, जो भी देश हथियार वगैरह मिसाइल वगैरह मंगाती है तो एक लंबा प्रोसेस होता है। इस लंबा प्रोसेस जो होता है वो धीरे धीरे मतलब वो देश को आपूर्ति हथियार कराती है। लेकिन आपातकालीन जो है हथियार खरीदने के लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाई और उस बैठक में कहा गया कि 12 वर्ष यानी कि 12 महीना के अंदर जो है ये हथियार आपको दे देना है। यानी कि ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है ये दे देना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं यूनिवर्सल मल्टी केबुलर रॉकेट लॉन्चर जो है ये एक ऐसी है कि यहां पर मतलब इस रॉकेट से छोटे बड़े और लंबे आकार के जो है रॉकेट लॉन्चर जो इसमें से निकलते रहते हैं। ठीक है, और ये सटीक अपने निशाने पर गिरेंगे, ये बाज के तरफ। यानी कि ये सिस्टम से जब रॉकेट छोड़ा जाएगा तो वो बाज के तरफ जो है आसमान में वो तैरता रहे, दिखता रहेगा और अपने एक सटीक जो वहां पर उसका जो जहां मिशन होगा उस मिशन पर ये जाकर डायरेक्ट गिरेगा। इतना बात आपको याद रखना है। तो ये कौन सा है? सूर्यास्त्र हो जाएगा। आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है 2025 में भारत ने किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो आपके सामने जो है ऑप्शन दिया हुआ है: वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया और थाईलैंड। इस चार ऑप्शन में देखा जाए तो भारत जो है वो चीन को पछाड़ दिया है और चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मतलब चावल उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, देखिएगा आईसीआर जो है, देखिएगा आईसीएआर जो है इसके द्वारा एक नई दिल्ली में जो है एक बैठक किया गया जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह, ठीक है, शिवराज सिंह जो है इनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें जो है 25 प्रकार के फसल जो है, ठीक है, 25 प्रकार के फसलों और 184, ठीक है, 184 उन्नत फसल जो है उनका अनावरण किया गया। ठीक है, उनका जो है अनावरण किया गया। और जो है ये कृषि विश्वविद्यालय और निजी जो है बीज कंपनियां जो होती है, निजी बीज कंपनी जो होती है, ठीक है, निजी कंपनी जो होता है उनके साथ क्या किया गया कि समझौता किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा जाए कि ये जो धान की जो है आर्द्र और जलवायु क्षेत्र में ये जो धान की खेती की जाती है और इसके लिए 150 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। और ये सीढ़ीनुमा यानी कि पहाड़ी वाला क्षेत्र जो है, सीढ़ीनुमा क्षेत्र में भी क्या होता है, धान की खेती किया जाता है। गर्मी के दिनों में थोड़ा देखा जाए तो ये आपका पश्चिम बंगाल और गोदावरी नदी के जो डेल्टाई वाला क्षेत्र जो है वहां पर भी धान की खेती आपका देखने को मिलता है। धान के कटोरा, अगर जो आपसे पूछ दे कि धान के कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, धान के
कटोरा जो है वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है। गेहूं का कटोरा आपसे पूछ दे कि गेहूं के कटोरा वो हो जाएगा पंजाब। पंजाब। दूध का कटोरा आपसे पूछ दे तो क्या हो जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश। लेकिन ये हो गया। अब देखिएगा 150 मीट्रिक टन, यानी कि भारत जो है 150.8 मीट्रिक टन जो है ये चावल का उत्पादन किया है। और वहीं पर चीन जो है, चीन जो है 145 मीट्रिक टन जो है चावल का उत्पादन किया है। तो भारत विश्व में जो है प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। जो एक समय पे भारत को देखा जाता था कि वो अनाजों के संकट से जूझ रहा था, आज भारत जो है वो आगे निकल चुका है। यानी कि इसमें सहयोग देखा जाए तो इसमें जो है किसान, कृषि विज्ञान और नीति, यानी कि सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई उसी का ये परिणाम आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो चलिए तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2025 के जेएनयू अध्यक्ष के अनुसार दिल्ली के शहरी हवा में वो कौन सा बैक्टीरिया जो है मल्टी ड्रग प्रतिरोधी पाया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो चार नंबर देखिएगा। ऑप्शन नंबर ई कोलाई, ऑप्शन नंबर बी देखा जाए तो स्टीफिलोकस, और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो ये एस्वाइडोमोनास या सलोमोनेला। ये जो है चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पर एक अध्ययन के अंतर्गत देखा गया, यानी कि आपका जो है झुग्गी झोपड़ी वाली एरिया थी, वीआईपी एरिया थी, या दिल्ली के जो अनेकों शहरों में देखा गया, छोटे जो शहर थे उन शहरों में भी देखा गया कि ये यहाँ पर सैंपल लिया गया तो देखा गया कि लोग जो है फेफड़े के, यानी यह बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर के अंदर घुस जाने के बाद, यानी कि श्वास नली से घुसने के बाद ये हमारे फेफड़ों पर अटैक कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अटैक जो है फेफड़ों पर किया जा रहा है। तो ये किनके द्वारा देखा गया? तो ये जो है जेएनयू के अध्यक्ष जो उन्होंने एक अध्ययन किया, उस अध्ययन के माध्यम से ये मालूम चला। बाहर यानी कि जो लोग घर में रह रहे हैं उनका भी सैंपल लिया गया, और जो घर से बाहर रह रहे हैं उनका भी लेकर देखा गया। तो ये बीमारी, ये बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे मतलब प्रवेश कर रही है। और एक तो हम लोग क्या है, एक तो हम लोग प्रदूषण से तो जूझ ही रहे हैं दिल्ली में, ठीक है। तब तक लिए हमारे पास दूसरा पहुंच गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया। अब ये विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो ये ऑप्शन दिया है 2 जनवरी को, या 3 जनवरी को, या 4 जनवरी को, या 5 जनवरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये 4 जनवरी को मनाया गया था। एक जो है लुई ब्रेल जो है, ठीक है, लुई ब्रेल जो है ये फ्रांस के हैं। कहां के हैं भाई? तो फ्रांस के हैं। इन्होंने बचपन में, इनके पिता ने एक कहीं पे काम करने जा रहे थे, तो इनके पिता अपने साथ में लेकर जब गए तो वहीं पर किसी वस्तु से इनके आंखों में चोट लग गई। ये आंख चोट जब लगी तो ये सूज गया। सूजने के बाद जो है ये धीरे 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 इनके आंखों की रोशनी चली गई। रोशनी जब चली गई रोशनी, तब ये पढ़ाई लिखाई वगैरह तब इनका बंद हो गया था। लेकिन ये ब्रेल लिपि वाले जो लोग हैं ये क्या करते हैं कि इनके मतलब ये स्पर्श करके जो पेज पर कोई भी वस्तु लिखा रहता है, चीज लिखा रहता है, उसको स्पर्श करने के बाद ये लोग पढ़ लेते हैं। ऐसे करके ये लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। तो ये संयुक्त राष्ट्र जो है उसके द्वारा इसको क्या किया गया, जागरूकता अभियान बनाया गया, और इसको क्या किया गया कि विश्व स्तर पर फैलाया गया। लुईस ब्रेल लिपि जो है उसको फैला दिया गया है। इतना याद रखिएगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश जो है लुईस ब्रेल माने ये ब्रेल लिपि के लोग जो है उनको लिए क्या किया गया है कि एक लाइब्रेरी खोला गया है। क्या खोला गया है? तो लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी खोला गया है, ठीक। चलिए, तो ये ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1825 में ब्रेल लिपि का जो है उसका आविष्कार किया गया था। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निरासन एवं संशोधन अधिनियम 2025 के तहत कितने अप्रचलित अधिनियमों को निरस्त किया गया है। देखिएगा पहले जो यानी कि 1886 से लेकर 1886 से लेकर
2023 तक, ठीक है, 2023 तक ले जितने भी अप्रचलित यानी कि जो कानून जो थे क्या थे भाई, यानी अनावश्यक जो कानून थे उसको सरकार क्या क्या धीरे धीरे उसको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद कहा कि देखिए ये हम खत्म करते हैं तो कहीं ना कहीं नागरिकों को क्या होगी, उसकी बोझ कम होगी और उस बोझ कम होगी और सरकार को भी कहीं ना कहीं इससे मदद मिलेगी। ठीक है, तो मदद मिलेगी तो इन्होंने क्या किया कि सिविल में यानी कि सिविल संहिता, सिविल संहिता में, और उसके बाद जो है ये उत्तराधिकारी वाला, उत्तराधिकारों का, ठीक है, और दूसरा नंबर, तीसरा जो है आपदा, ठीक है, आपदा वाला, इन सभी क्षेत्र के जो कानून थे उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब जो है एक बोझ मैंने जो पड़ जाता था नागरिकों के उसको कम कर दिया गया है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, तो 55 या 63 या 68, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 71 जो है, 71 निरस्त संशोधन अधिनियम के तहत कानून को खत्म कर दिया गया है। तो अब चलते हैं हम लोग पांचवा के बाद छठा नंबर क्वेश्चन। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2026 में डेल्सी रोड्रिगज ने किस देश में राजनीतिक अस्थिरता के बाद अंतरिम राष्ट्रपति पद संभाला है। यह कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति यानी अमेरिका की जो सेना है वो आपके वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है निकोलस मदुरे, ठीक है, निकोलस याद रखिएगा, क्या नाम है उनका, निकोलस मदुरे, ठीक है, सॉरी निकोलस मदुरो जो है, इनको क्या किया कि अमेरिका के सेना ने नजरबंद कर दिया, यहां से उठाकर जहाज में बैठाकर नजरबंद करके क्या किया गया कि अमेरिका में इनको रख लिया गया है। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। कहां का भाई, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को याद रख किया गया है। अब यहां पर देखा जाए खनिज कच्चे तेल जो है 303 अरब जो है 303 अरब मिलियन, 303 अरब मिलियन बैरल जो है यहाँ पर तेल, कच्चे तेल का भंडार पाया गया। तो यहाँ पर देखा गया कच्चे तेल का जो भंडार पाया गया तो वो एक ऐसा है, मतलब जो एकदम गाढ़ा मध के जो मध जैसे होता है ना या शहद जो होता है वैसे वो गाढ़ा प्रकार के तेल है। ठीक है, तो वो तेल को रिफाइनरी किया जाता है। तो ये वेनेजुएला जो है वो उसे रिफाइनरी करने के लिए उतने उसका मशीन की आवश्यकता चाहिए, तो मशीन थी नहीं। अमेरिका ने इसको मशीन वगैरह देता, धीरे धीरे अमेरिका जो है वेनेजुएला को इतना कर्जदार बना दिया कि वो धीरे धीरे क्या हुआ कि डूब गया, दिवालिया होने के कगार पर आ गया कि लोग यहाँ पर 50 से 80% जनसंख्या ऐसा देखा गया कि गरीबी रेखा से नीचे जूझने लगे, जो दवा के लिए, भोजन के लिए और पानी के लिए तरसने लगे। ठीक है, तब तक ले अमेरिकी सेना ने इनको उठाकर लेकर चली गई। अब वहां के सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अभी जो है अंतरिम जो है राष्ट्रपति वहां की घोषणा कर दिया गया है। तो वो कौन बनी है, तो डेल्सी रोड्रिगज जो है इनको बनाया गया है। एक समय के बाद देखा, एक समय था कि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है इनके ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताएगा और एक दोस्तियाना के हाथ बढ़ाया जा रहा है। और ये जो है अभी डेल्सी रोड्रिगज जो है ये क्या कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ जो है मतलब भड़काऊ बयान भी दे रही है और कहा जा रहा है कि भाई अब हमारे जो राष्ट्रपति के आपने कैद किया है उसको आप छोड़ दीजिए। और कहीं ना कहीं ये हाथ भी मिलाया जा रहा है और इनको छोड़ने की भी बात कही जा रही है। ठीक है, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, यहां पर यह बात इनके द्वारा किया जा रहा है, तो ये आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का उष्णकटिबंधीय RAAS आधारित रेनबो ट्राउट एक्वाकल्चर फार्म किस राज्य में स्थापित किया गया है, ये पूछ रहा है। तो किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, तेलंगाना, उत्तराखंड,
सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। देखिएगा, ये ट्राउट एग्रीकल्चर फार्म जो है ये क्या है, उस कटिबंधनीय क्षेत्र को, वह ऐसा क्षेत्र जहां पर आर्द्र उष्ण और माने गर्म क्या चीज, यानी कि आर्द्र आर्द्र जलवायु और गर्म गर्म जो है, जो सूर्य के प्रकाश जो साल में क्या होता है कि एक बार यहाँ पर सूर्य के प्रकाश जो पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, उस कटिबंधनीय क्षेत्र आपको उत्पन्न होता है। तो इस क्षेत्र में भी कहा गया है कि ट्राउट एग्रीकल्चर फार्म को लगाने की बात किया जा रहा है। और ये ट्राउट एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर फार्म एक ऐसा फार्म है जो कि ठंडा पानी में ये मछली का उत्पादन किया जाएगा। मछली जो है ये ठंडे पानी में उत्पादन किया जाएगा, चाहे जहां ठंडा प्रदेश हो, यानी कि ठंडा जो जगह है जो होती है वहां पे ये मछली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी ये कहां पर लगाया गया है, तो तेलंगाना में लगाया गया है। ये आपको याद रखना है कि तेलंगाना में लगाया गया है। और किसके द्वारा लगाया गया, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो उद्घाटन जो है राजीव रंजन सिंह। ठीक है, राजीव रंजन सिंह जो है अभी जो है केंद्रीय मत्स्य पशुपालन विभाग जो है इन्हीं के पास जो है, राजीव रंजन सिंह जो है इन्हीं के द्वारा ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया कि स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर के जो है तहत ये प्रोजेक्ट लाया गया है, प्रोजेक्ट जो है, और ये 50 करोड़, कितना भाई, तो 50 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है, 50 करोड़ रुपए के लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। और 1200, कितना भाई, तो 1200 मीट्रिक टन, 1200 मीट्रिक टन जो है कहा जा रहा है कि एक वर्ष में, मतलब 1200 मीट्रिक टन जो है मछली का उत्पादन किया जाएगा। और ये मछली जो है गुलाबी रंग का है, ये भी याद रखना है, गुलाबी रंग का है। और इस पे काला धाबा जो है इस पर है, क्या है भाई, तो इस पर एक काला धाबा है। ठीक है, काला धाबा है। और ये मछली जो है स्वास्थ्य के लिए सबसे सेहतमंद माना जा रहा है। ठीक है, तो ये कहां पर, तेलंगाना के रंगा जिला में, याद रखिएगा, एक तेलंगाना का रंगा रेड्डी जिला जो है वहीं पर ये बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वो कौन सा राज्य एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 को 26 होस्ट करेगा। आपके सामने जो है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। देखिएगा, कहा जा रहा है कि एआई यानी कि बुद्धिमत्ता और एआई के माध्यम से इस राजस्थान में देखा गया कि विकास और नवाचार और समावेशी के क्षेत्र में विकास बढ़ोतरी की बात किया जा रहा है। यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी उपस्थित थे, यहाँ पर उपस्थित थे। तो ये कहां पर होस्ट कौन कर रहा है, तो राजस्थान कर रहा है। ये ऑप्शन याद रखना है, ए हो जाएगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु के निदेशक और के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव रंजन सिंह या जितिन प्रसाद या टीजी सीताराम और पीएस गिरिसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पीएस गिरिसा जो है इन्हीं के द्वारा किया गया है। अब ये केंद्रीय रेशम बोर्ड, यानी कि हम भारत में देखें तो यह कि कर्नाटक जो है हमारा, यानी कि कर्नाटक, यहाँ पर जो है 50 से 65% जो है आपको रेशम के उत्पादन मिलेगा। ठीक है, एक रामनगर जिला है, कौन सा भाई, रामनगर। ठीक है, रामनगर जो जिला है यहाँ पर सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, असम, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आपको जो है रेशम आपको यहाँ पर उत्पादन होता है, ये भी याद रखना है। और सबसे ज्यादा रेशम आपको कर्नाटक में होगा, ये भी याद रखना है। शहतूत, यहाँ पर देखिएगा, भारत एक ऐसा राज्य है जहां पर मतलब 4 प्रकार के रेशम, भारत जो है एक ऐसा देश है जहां पर 4 प्रकार के रेशम पाया जाता है। कौन कौन सा, तो शहतूत हो गया, उसके बाद के मूंगा रेशम, एक है तस्तर रेशम,
ठीक है, शहदूत हो गया, मूंगा हो गया, एक एरी एरी रेशम होता है। ये 4 प्रकार का जो रेशम जो होता है ये पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो है सबसे, ये मूंगा रेशम जो है ये भारत में असम में पाया जाता है। मूंगा रेशम असम में पाया जाता है। ठीक है, असम में पाया जाता है। सिल्क सिटी किस जिला को में कहा जाता है? सिल्क सिटी देखा जाए तो बिहार के भागलपुर को कहा जाता है। बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। बिहार के भागलपुर को क्या कहा जाता है? तो सिल्क सिटी कहा जाता है। रेशम उत्पादन में चीन जो है प्रथम स्थान रखता है और भारत जो है क्या भाई, रेशम उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। रेशम का उत्पादन सबसे पहले कहां पर हुआ था? तो चीन में हुआ था, नौपसाड़ काल में। यह भी याद रखिएगा, नौपसाड़ काल में हुआ था। ठीक है, और देखा जाए कुषाण जो है, कुषाण वंश यानी कि उसके शासन काल को, कनिष्क के शासन काल को सिल्क मार्ग कहा जाता है। तो ये वही क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस शासक के सिल्क मार्ग? तो कनिष्क के शासन काल को सिल्क मार्ग कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2026 में किस आईएएस अधिकारी को संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो नीरज वर्मा को दिया गया है। ये आपको याद रखना है, नीरज वर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीरज वर्मा। चलिए टॉपिक ऑफ डे में देखते हैं हम लोग क्या है आज के हमारे टॉपिक ऑफ डे में। न्यायाधीशों के लिए महाभियोग समाचार में क्यों है? चलिए कर, इंडियन ब्लॉक के संसद में मदुरई बेंच मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं। ठीक, मतदान संरचना और निर्णय मार्ग। प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव का परिणाम जो है संख्यात्मक थ्रे होल्ड्स, न्यायिक उत्तरदायित्व और संस्थागत संरक्षण के बीच संतुलन आधारित होता है। प्रस्ताव 2 सदनों के पूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत से या उपस्थित मतदान करने वाले के 2/3, यानी कि कह रहा है कि हमारा जो मतदान कराया जाएगा, यानी कि सदन में जितने उपस्थित सदस्य होंगे, यानी कि सदन में जितने उपस्थित सदस्य होंगे उसके 2/3 बहुमत से ही यह प्रस्ताव को पारित करने की बात कहा जा रहा है। दोनों सदनों द्वारा एक ही सत्र में अनुमोदन विधीय उद्देश्य की एकरूपता सुनिश्चित करता है। यानी कि जब दोनों सदन जो में प्रस्ताव जब जाएगा तो दोनों सदन को एक ही बार में क्या करना है कि प्रस्ताव को पारित कर लेना है, यानी कि एक ही बार में प्रस्ताव को पारित करना है, उसको लेट नहीं लगाना है। राष्ट्रपति जो है सकारात्मक मतदान के पश्चात, जब सकारात्मक रूप से मतदान हो जाती है तो राष्ट्रपति जो है उनको क्या करते हैं, पद से हटा सकते हैं, यानी कि निष्कासन करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, जिससे ये संवैधानिक श्रृंखला का ये पूर्ण होती है। यानी कि जब वो क्या होंगे, जब मतदान पूरा हो जाता है निष्पक्ष तरीका से, तो राष्ट्रपति जो है उनको पद से हटा देंगे, यानी कि संविधान के अनुसार संवैधानिक तरीका से उनको हटा दिया जाएगा। यदि दोष सिद्ध हो जाए और संसद सहमत हो तो न्यायाधीश को पद से क्या करना है कि पद से हटाया जा सकता है, जिससे उसकी न्यायिक प्राधिकारिता समाप्त हो जाएगी। यानी कि जब उनके पद से हटा दिया जाएगी तो यानी कि उनके न्यायिक समीक्षा जितने भी अधिकार होगी वो क्या हो गए, पद पर बढ़ते रहते हुए उनके पास न्यायिक अधिकार जितना था, अब वो पद से हट जाएंगे तो उनको वो समाप्त हो जाएगी। यदि न्यायाधीश जांच पूर्ण होने से पूर्व त्याग पत्र दे दे तो कार्यवाही रुक जाती है और वह सेवानिवृत्ति
सेवानिवृत्ति लाभ बनाए रखता है। यानी कि न्यायाधीश जब जांच पूर्ण होने से पूर्व, यानी कि जांच प्रक्रिया अब मान के चलिए कि चल रहा है, अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तो उससे पूर्व ही ये क्या करते हैं कि त्याग पत्र जब दे देते हैं, त्याग पत्र दे जाते हैं, तो वो जो कार्रवाई उनके खिलाफ जो चल रही थी जांच पड़ताल, वो वहीं पर रोक दिया जाएगा। और जब वो रोक जाता है तो वो सेवानिवृत्ति लाभ पर बने रहेंगे, उनके पास जो भी उनको लाभ देने वाला दिया जाता है वो उनको दिया जाएगा। यह प्रक्रिया खालीपन, जवाबदेही तंत्र की कमजोरी को दर्शाता है। यानी कि हमारी जो सिस्टम है अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही है, ठीक है, उसका ये जो है श्रृंखला जो है ये दर्शाया जा रहा है, ये कमजोरी जो है वो दर्शा रही है कि हमारी सिस्टम जो है पूरी तरह से अच्छी ढंग से कार्य नहीं कर रही है। उसी का आज खनिजा जो है हम लोग को भुगतना पड़ रहा है, जिसे आरोपी पूर्ण जांच से क्या होता है, बच जाता है। और ये हमारे सिस्टम अच्छा रहती तो एक ही बार जब जांच पड़ताल होता वो व्यक्ति तुरंत पकड़ा जाता, चाहे वो ऐसा कदम उठाता ही नहीं, गलत काम करता ही नहीं, गलत काम के लिए वो सोचता ही नहीं, हमारी सिस्टम अच्छा रहता तब। चलिए आगे कह रहा है कि अतीत के कई मामलों में त्याग पत्र ने आरोपों की अंतिम जांच समाप्ति से बाधित हो जाता है। यानी कह रहे अतीत के कई ऐसे, मैंने कह रहा कि जांच में ऐसे कई मामले आ जाते हैं जो जांच त्याग पत्र के आरोप अंतिम जांच समिति को बाधित कर देता है। कुछ ऐसे मामले जो होते हैं कि लास्ट में जो हमारा जांच समिति, अंतिम जांच समिति को क्या करता है कि वो बाधित कर देता है। कुछ ऐसे बातें होती है, कुछ ऐसे मामले होती है, वो बाधित कर देता है। उल्लेखनीय न्यायिक महाभियोग मामले, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी पर अपव्ययी खर्च के आरोप सिद्ध होने के बाद कांग्रेस के मत त्याग के कारण प्रस्ताव पारित न हो सका। यानी कि ये व्यक्ति जो है अपव्यय यानी कि अभड़ा खर्चा कर देने पर इनके ऊपर आरोप लगाया गया, लेकिन जब ये प्रस्ताव गया संसद में, भवन में गया, यानी कि जब जाता है तो वहां पर कांग्रेस की मत यानी क्या किया, वो त्याग पर हस्ताक्षर नहीं किया लो, जिसके चलते वो क्या हुआ, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर धन के दुरुपयोग के आरोप सिद्ध हुए और राज्यसभा ने भारी मतों से प्रस्ताव पारित किया, परंतु उनके त्याग पत्र से लोकसभा प्रक्रिया रुक गई। यानी कि ये धन जो है, यानी कि धन का ज्यादा दुरुपयोग किए, जहां पर उपयोग करना था वहां पर ये उपयोग नहीं कर पाए, जहां पर नहीं करना था वहां पर वो उपयोग किए, तो कहीं ना कहीं जो ये धन का ज्यादा दुरुपयोग कर दिए, इसलिए इनके ऊपर जो है एक महाभियोग प्रक्रिया शुरू किया गया। राज्यसभा ने मतों से तो प्रस्ताव को पारित कर दिया था, लेकिन परंतु उनके त्याग पत्र से लोकसभा में जो कार्रवाई चल रही थी उसको रोक दिया गया, रुक गई। ठीक है, न्यायमूर्ति एसके गंगुले के विरुद्ध आरोप की समीक्षा के बाद समिति ने उसे दोष मुक्त कर दिया गया। यानी कि विरोध, जब इनके विरुद्ध आरोप के समीक्षा के बाद समिति ने उसे दोष मुक्त कर दिया। न्यायमूर्ति सीबी नागार्जुना रेड्डी के विरुद्ध भेदभाव, ठीक है, उनके विरुद्ध भेदभाव सहित आरोप लगे, परंतु कई सांसदों के हस्ताक्षर वापस लेने से प्रस्ताव असफल हो गए। इनके ऊपर भेदभाव का आरोप लगा, लेकिन कई सांसदों जो है अपने क्या किया कि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए, माने वापस ले लिए। ठीक है, तो इनका विरोध रुक गया, विरोध कार्रवाई रुक गया। न्यायाधीश दीपक मिश्रा पहले ऐसे कार्यरत हैं, ठीक है, बने जिनके विरुद्ध महाभियोग प्रयास हुआ, परंतु राज्यसभा अध्यक्ष जो है प्रारंभिक स्तर पर, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में जो है प्रस्ताव जाता है, लेकिन यहां पर राज्यसभा में ही गया, तब तक ले वहां के जो उपसभापति होते हैं उन्होंने क्या किया, इसको रोक दिया, अस्वीकार कर दिया, लेने से मना कर दिया। न्यायमूर्ति पीडी दिनाकरन ने गंभीर आरोपों
तथा भूमि अर्जन विवादों के बीच त्याग पत्र दिया। इनके ऊपर जो है मतलब आरोप लगा कि आप जो है आवश्यकता से ज्यादा आपके पास भूमि अर्जन है, ठीक है, जिसके चलते इन्होंने क्या किया कि त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, त्याग पत्र दे दिया और जो है समिति की कार्रवाई रुक गई, ठीक है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने विवादित टिप्पणियों पर न्यायिक निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्व पर सार्वजनिक बहस को जन्म दिया। इन्होंने अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों पर इन्होंने क्या किया था, एक टिप्पणियां दिया था। इन्होंने कहा था कि कठमुल्ले शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, कठमुल्ले शब्द का प्रयोग किया था, जिससे विवाद बढ़ गया था। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सरकार ने इनके मतलब पक्ष में आकर खड़े हो गए। चलिए आगे जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट की अरावली पहाड़ियों के एक समान परिभाषा खनन और निर्माण जोखिम पर चिंता पैदा करती है। देखिए कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पिछले दिनों ने इन्होंने खबर में आया था कि 100 मीटर या 100 मीटर से कम की जो पहाड़ियां हैं उनको क्या कर दिया, अरावली श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो ऐसे देखा गया कि 90% ऐसे पहाड़ियां थी जो 100 मीटर से कम ही थी। तो कहीं ना कहीं जो धीरे धीरे देखा जाए तो वो अरावली श्रृंखला जो थी, अरावली श्रेणी जो थी वो खत्म ही हो जाता, ठीक है। तो आइए देखिए क्या कह रहा है। शैल प्रणालियां एवं ज्वालामुखिता प्रमुख शैलों में क्वार्टेजाइट, संगमरमर और पेलाइट शामिल है। इसमें इस क्षेत्र में निष्क्रिय ज्वालामुखी संरचना पाई जाती है, यानी कि किस क्षेत्र में, तो आपका अरावली श्रेणी वाले क्षेत्र में। उसके बाद देखिएगा मलानी आग्नेय सूट भारत का सबसे बड़ा आग्नेय प्रांत है और विश्व में तीसरा सबसे बड़ा आग्नेय सूट माना जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित कर दिया है। खनन एवं प्राचीन धातु कर्म देखा जाए, यहां पर तांबा खनन कम से कम 4000 ईसा पूर्व से हो रहा है। यहां पर तांबा के खनन जो है 4000 ईसा पूर्व से हो रहा है। प्रारंभिक खनन सोथी सिसवाल संस्कृति के दौरान आरंभ हुआ था। यहां पर प्रारंभिक खनन जो था इस क्षेत्र में तो सोथी सिसवाल और संस्कृति के दौरान आरंभ हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता काल में खनन गतिविधियां तीव्र हो गई थी। कलिबंगा और कुणाल ने धातुएं अरावली क्षेत्र से प्राप्त हुई है, ठीक है, यानी कि कलिबंगा और कुणाल से धातुएं जो प्राप्त हुई है वो अरावली क्षेत्र से प्राप्त की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध देखिएगा, तोसाम पहाड़ी एक प्रमुख तंबा धारक क्षेत्र थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तोसाम पहाड़ी जो है, तोसाम पहाड़ियां एक प्रमुख तंबा धारक क्षेत्र थी, ये आपको याद है। भिवानी जिला से प्राप्त क्वार्टेजाइट उपकरण हड़प्पाई नगरों तक पहुंचे थे। खनन स्थल पर पूर्व हड़प्पा से परिपक्व हड़प्पा स्तर मिले हैं। उत्खनन कार्य जो है इस क्षेत्र में जो हुआ हड़प्पा सभ्यता के समय, तो उत्खनन कार्य जो है रविंद्रनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ है, देखरेख में हुआ है इनके। साक्ष्यों में क्रूसिबल, भाटिया और स्लैग शामिल है। उन्नत धातु कर्म की पुष्टि और इडिक्स विशेषण से हुई है। जलवायु विशेषताएं, उत्तरी अरावली में अर्ध और उष्णकटिबंधीय से अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, यानी कि उत्तरी अरावली में अर्ध उष्णकटिबंधीय से अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। हरियाणा में यानी कि अरावली वाला जो क्षेत्र जो है अरावली पहाड़ के,
तो उस हरियाणा में ग्रीष्म तापमान अक्सर जो देखा जाए उस अरावली पहाड़ी के चलते ग्रीष्म तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। अरावली के उत्तरी भागों में शीतकालीन तापमान लगभग, यानी कि दिल्ली वाला जो क्षेत्र है उस भाग में लगभग तापमान जो होता है 1 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती है। मध्य अरावली में शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, यानी कि मध्य अरावली वाले जो भाग है वहां पर मरुस्थलीय जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु आपको पाई जाती है। दक्षिण में देखा जाए अरावली, दक्षिणी अरावली क्षेत्र उष्णकटिबंधीय और आर्द्र शुष्क जलवायु में आता है। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स और टॉपिक ऑफ डे में जो था। अब हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।